हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 2 यानी इतिहास MG 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा है, विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है, बाबर के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। तो दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके एग्जाम में बाबर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए उसका आंसर सेम होगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो हर प्रश्न की तरह सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे। यहाँ मैंने जीवन परिचय लिखा है, आप केवल परिचय भी लिखेंगे तो चलेगा। परिचय में हम लोग लिखेंगे, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जिन्होंने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ फिर से समझते हैं, तभी हमारा पूरा टॉपिक कवर हो पाएगा। तो जो बाबर था, इन्होंने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। इन्होंने लगभग भारत में 4 वर्षों तक यानी 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो वर्तमान में तुर्कस्तान में पड़ता है। इनके जो बचपन का नाम था या बाबर का जो पूरा नाम था वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम तुगलक निगार खानम था। वैसे तो बाबर जात से चगताई तुर्क था, लेकिन अपने पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खां का वंशज होने के कारण वह काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता था। तो यहाँ भी हम लोग फिर से समझते हैं, यानी जो बाबर है उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम तुगलक निगार खानम था। बाबर एक चगताई तुर्क था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर, लंका और अपने माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। तो यहाँ दो हमारा नया शासक उभर कर आया है, एक हमारा है तैमूर और दूसरा है चंगेज खां। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो तैमूर है वह ईरान, इराक और तुर्क का शासक था। वहीं चंगेज खां मध्य एशिया, मंगोल और चीन का शासक था। ये दोनों ही काफ़ी क्रूर शासक थे। जिस गली से होकर गुजरता था वहाँ लाशें बिछा देता था। ऐसे में इन दोनों वंशजों से संबंधित होने के कारण बाबर अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता था, यानी उसमें भी काफ़ी जो साम्राज्य विस्तार की भावना थी वह काफ़ी कुट-कुट भरी हुई थी। यही कारण था कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ तक भी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे, 1494 ईस्वी में इनके पिता उमर शेख की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से इन्हें लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बनना पड़ा। इनके पिता का पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, अतः इस वजह से उन्हें पारिवारिक शत्रुओं ने ही उसे उसके मूल साम्राज्य से खदेड़ दिया। तो यहाँ भी हम लोग फिर से समझते हैं। तो जो बाबर है उनके पिता का 1494 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष होती है। 11 वर्ष की अवस्था में ही वह फरगना का शासक बनता है, लेकिन वह ज़्यादा समय तक अपने शासन को नहीं चला पाता है, क्योंकि जो उनके पिता हैं उनके पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण से उनके जो पारिवारिक शत्रु होते हैं उसे उसके मूल साम्राज्य से खदेड़ देते हैं, यानी जो उनका राज्य होता है उसे वहाँ से भगा देता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। तो इसको देखते हैं। बाबर के पिता का आसपास के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण बाबर को प्रारंभ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं के बीच बाबर ने 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद वह 1497 को दूसरी बार तथा 1501 को तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया, जिसमें वह सफल तो रहा, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर सका। तो यहाँ मैं आराम से समझा देता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो बाबर था उनके पिता का आसपास के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण से जब 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो मात्र बाबर 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बनता है। फरगना की राजधानी समरकंद होता है, यानी समरकंद का ही शासक बनता है। तो वह कुछ दिनों तक ही शासक बन पाता है, लेकिन उसे जो उनके पारिवारिक शत्रु होते हैं उसे वहाँ से खदेड़ देता है,
जिसके कारण से वह 1494 में ही एक बार पुनः समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। इसके बाद वह 3 साल के बाद पुनः 1497 को दूसरी बार तथा 1501 को तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण करता है, जिसमें वह कुछ समय के लिए अपनी सत्ता को तो पा लेता है, लेकिन पूरी तरह से अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, यह बाबर का प्रारंभिक संघर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे, तत्पश्चात 1504 ईस्वी में वह समरकंद यानी राजधानी की ओर आगे न बढ़कर अफगानिस्तान भारत की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे काबुल और गजनी पर अधिकार मिल जाता है। इसी के खुशी में वह 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है। इससे पहले इसके पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। तो जो बाबर होता है वह मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बनता है। फरगना की राजधानी समरकंद होता है। ऐसी स्थिति में जो उनके पूर्वज होते हैं उसे उसके साम्राज्य से खदेड़ देता है। इसके कारण से वह बहुत बार अपने साम्राज्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। ऐसे में 1504 ईस्वी में वह अपने साम्राज्य को प्राप्त न करके भारत अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे काबुल और गजनी पर एक अच्छा खासा साम्राज्य मिल जाता है। इसी के खुशी में वह 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है। इससे पहले इसके पूर्वज जो भी पूर्वज थे वह मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे, चूँकि समरकंद बाबर के पूर्वजों की जागीर थी, अतः उसने 1511 ईस्वी को पुनः समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका, जिसके कारण से उसे फिर से 1512 में समरकंद से भारत की ओर भागना पड़ा। तो यहाँ आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, जो बाबर होता है वह चाहता है कि उसे पूर्वजों की जागीर मिल जाए, जिसके कारण से वह बार बार अपने पूर्वजों की जागीर पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे हर बार असफलता मिलता है। ऐसी स्थिति में वह भारत की ओर ही कहीं न कहीं उसे लाभ मिल रहा था, यानी भारत की ओर वह आसानी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर पा रहा था। तो उसे किसी न किसी कारण से अपने पूर्वजों की जो जागीर था उसे छोड़ना पड़ता है और भारत की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, बाबर का भारत पर आक्रमण। तो देखते हैं हम लोग इसे। मैंने उतना लंबा टॉपिक इसलिए पढ़ा ताकि आपको जो पूरा इसका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण। तो इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाबर भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्रों बाजर और भेरा पर आक्रमण करता है और उसे जीतकर वह पुनः काबुल और गजनी की ओर वापस लौट जाता है। इसके बाद वह पुनः 1519 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करता है और उसे भी जीत लेता है। तो इन परिस्थितियों में बाबर देख रहा था कि जब भी वह भारत की ओर आगे बढ़ रहा है उसे कहीं न कहीं छोटी-मोटी सफलता मिल ही रहा था। ऐसे में उसकी जो हौसला था वह काफ़ी बुलंद हो रहा था। इसी प्रक्रिया में उसने 1520 ईस्वी में बाजोर और भेरा पर आक्रमण किया और पंजाब की सिलाईकोट तक अधिकार कर लिया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद वह पुनः 4 वर्षों के बाद 1524 ईस्वी में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लेता है। यानी जब भी वह भारत की ओर आगे बढ़ रहा था उसे कहीं न कहीं सफलता ही मिल रहा था। तो अभी तक बाबर ने लगभग भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका है, जिसमें से चारों आक्रमणों में उसे सफलता मिली है। यही कारण था कि बाबर भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाता है और मुगल वंश की स्थापना कर पाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध और मुगल वंश की स्थापना। तो इसको देखते हैं। चूँकि बाबर पहले ही भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, इन चारों आक्रमणों में बाबर ने अपनी जीत हासिल कर ली थी। इसके अलावे दौलत खां जो पंजाब का शासक था और राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, उसके द्वारा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिल रहा था। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसे फिर से समझेंगे। अतः बाबर ने इसका उचित फायदा उठाया और इससे प्रोत्साहित होकर उसने भारत पर 5वां आक्रमण किया, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में विजय हासिल करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो अब हम लोग इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। तो जो बाबर था उसने पहले भी भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, जिसमें से उसे सफलता मिला था। इसके अलावे पंजाब के शासक दौलत खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। इस स्थिति में बाबर ने इसका उचित फायदा उठाया और इससे प्रोत्साहित होकर उसने भारत पर 5वां आक्रमण किया, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर
भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो आशा करते हैं आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसको देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीतता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। यानी इससे पहले आज तक दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे, इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप के खानों तथा तुलगमा नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। यानी भारत में प्रथम बार तोप के खानों का प्रयोग करने वाला बाबर ही था। इन्होंने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप के खानों का प्रयोग किया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। बादशाह बनने के बाद बाबर ने अपने जनता को चांदी के सिक्के दान करवा दिए, जिसके कारण से जनता ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। तो जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लेता है तो उसी की खुशी में बाबर ने अपने आम जनता को चांदी के सिक्के दान करवा देता है। चांदी के सिक्के दान करवाने के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिलता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यह हमारा था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे खानवा का युद्ध, तो इसको देखते हैं। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ हम लोग इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। तो जो बाबर होता है, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध को लड़ने के बाद बाबर का दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध होता है। यह युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। तो क्यों लड़ा जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो जो बाबर होता है वह संपूर्ण भारत में अपनी साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इस स्थिति में राजपूत शासक राणा सांगा उसके सामने में एक बड़ी चुनौती थी। अतः उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए बाबर ने आम जनता के सामने जिहाद का नारा दिया और पूरी जनता को राणा सांगा के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अतः इस युद्ध को भी बाबर बहुत आसानी से जीत लेता है, जिसे जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे चंदेरी का युद्ध, तो इसको देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मैघेनी राय के बीच हुआ। इसमें भी बाबर बड़ी आसानी से जीत गया। बाबर के समय में चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। तो यहाँ हम लोग फिर से समझते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ता है। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मैघेनी राय के बीच होता है। यह युद्ध क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बाबर के समय में जो चंदेरी था वह मालवा और बुंदेलखंड का, यानी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। अतः अपने व्यापारिक मार्ग एवं राजनीतिक मार्ग को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बाबर ने चंदेरी के शासक मैघेनी राय से संघर्ष करता है, यानी युद्ध करता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यह हमारा था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे घाघरा का युद्ध, तो इसको देखते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर ही जीतता है। चूँकि यह युद्ध बिहार में घाघरा नदी के समीप हुआ था, इसलिए इस युद्ध को घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं। तो चंदेरी के युद्ध को लड़ने के बाद बाबर अगला युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ता है। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा जाता है। इब्राहिम लोदी वही था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध से हार कर मोहम्मद लोदी बिहार की ओर भाग जाता है, जिसके बाद बाबर पुनः 1529 ईस्वी में बिहार के घग्गर नदी के सामने या घाघरा नदी के समीप
मोहम्मद लोदी के साथ संघर्ष करता है, यानी युद्ध करता है, उसे परास्त कर देता है। यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था, यानी बाबर इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यह हमारा था घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे बाबर की मृत्यु। तो इसको देखते हैं हम लोग। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई, जिसके बाद उसके शव को आगरा के आरामबाग में दफना दिया जाता है। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्ज़क़ बाबरी यानी बाबरनामा में यह जिक्र किया था कि यदि वह मर जाए तो उसके शव को काबुल में दफना देना। अतः उसके इच्छानुसार शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में बाबर के शव को आगरा में दफना देता है, काबुल में दफना देता है। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं। यानी जो बाबर है, जब उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है तो उसे आगरा के आरामबाग में दफना दिया जाता है। लेकिन बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था जो तुज़्ज़क़ बाबरी था, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता था। उसमें यह जिक्र किया था कि यदि वह मर जाए, यानी बाबर मर जाए, तो उसके शव को काबुल में दफना देना। अतः उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में बाबर के शव को काबुल में दफना देता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे निष्कर्ष। तो इसको देखते हैं हम लोग। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबर ने बिखरे हुए भारतीय राज्यों की दुर्बलता का लाभ उठाया और अपने महान विजयों से भारत में एक शक्तिशाली मुगल वंश की स्थापना की। अतः यह कहना एकदम उचित है कि बाबर ही भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो निष्कर्ष में आप इस प्रकार से कुछ लिख लीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से हमारा आंसर काफ़ी परफेक्ट बनता है और एग्जामिनर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स देता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हिस्ट्री ऑनर्स यानी हिस्ट्री मेजर 2 के सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही अपलोड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।